प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। अवधारणात्मक बातचीत के सिलसिले में वीडियो की जो श्रृंखला लेकर के आया हूं, हाजिर हूं आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक प्रणाली को। लेकिन संघात्मक प्रणाली में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर क्या है, इकहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता क्यों है, जरा इसको समझिए। ऐसा क्यों किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, इसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। राज्य का मतलब होता है कि ये समाज की एक सामाजिक संस्था होती है, और ये सामाजिक संस्था कैसी होती है, तो समाज की राजनीतिक व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और इस राज्य के 4 तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग होगा, इस भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या होगी, एक इसकी सरकार होगी जो विधि बनाएगी और उन विधियों को लागू करेगी, और यह सरकार संप्रभु होगी, यानी कि इस पर किसी विदेशी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। तो ये राज्य का स्वरूप तो परंपरागत हमारा चलता चला आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में राज्य का एक नया स्वरूप विकसित हुआ, और वो नया स्वरूप क्या है, राज्य का नया स्वरूप विकसित हुआ, और वो है आपका संघात्मक, यानी कि फेडरल। ये नया कैसे हुआ, ये नया इसलिए हुआ कि इसमें जो ये सरकार है, ये एक सरकार न होकर के इसमें 2 सरकारें होती हैं। यानी एक तो नेशनल लेवल पर सरकार होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है, और दूसरे क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है जो प्रांतीय स्तर पर कार्य करती है। तो एक नया स्वरूप हो गया राज्य का। तो ध्यान से आप समझिएगा, जब संघात्मक प्रणाली में 2 सरकारें हो गई और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 तरह की राज व्यवस्था हो गई। ध्यान से आप समझ, समाज की राजनीतिक व्यवस्था को राज्य कहते हैं। अगर एक राज्य व्यवस्था है तो वो एकात्मक शासन प्रणाली हो गई, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में तो 2 राज्य व्यवस्थाएं हो गई। एक केंद्र स्तर की राज्य व्यवस्था हो गई और दूसरे राज्य स्तर की राज्य व्यवस्था हो गई। इसका मतलब 2 राज्य हो गए, एक जो पूरे देश के लिए काम कर रहा है और एक जो प्रांतीय स्तर पर कार्य कर रहा है। अब जरा आइए नागरिकता को समझिए। नागरिकता क्या कहती है, यानी नागरिकता का मतलब है कि जो ये जनसंख्या है, ध्यान से आप समझिएगा, इस जनसंख्या के लिए सरकार कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है। तो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो राज्य है उसका कॉन्सेप्ट है कि जब भाई इस सरकार के कानूनों को मानना बाध्यकारी है, तो क्यों न जनता इस सरकार में शामिल हो जाए, यानी इसके गठन को लेकर के, इसके कार्यकरण को लेकर के, यानी राजनीतिक प्रक्रिया का भाग बन जाए जनता। राइट। तो राजनीतिक प्रक्रिया का भाग कैसे बनेगी, तो अब उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है आपका नागरिकता का। तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब जरा इसको समझिए। नागरिकता क्या है,
राज्य की सदस्यता, यानी मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज नोन एज सिटीजनशिप, यानी राज्य की जो सदस्यता है वही क्या कहलाएगी? आपकी नागरिकता कहलाएगी। अब ध्यान से आप समझिएगा, और ये जब नागरिक यानी राज्य की सदस्यता हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य और नागरिक यानी व्यक्ति के बीच रिलेशन क्या होता है इस नागरिकता के दायरे में? कि राज्य की ओर से ध्यान से आप समझिएगा, राज्य की ओर से व्यक्ति पर कुछ दायित्व होते हैं, यानी राज्य की ओर से व्यक्ति पर दायित्व। और ये व्यक्ति पर दायित्व क्या है? कि भाई आप समय से कर अदा करें, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, राज्य के कानूनों का अनुपालन करें, और तीसरी बात, अन्य व्यक्तियों के स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करें। ये क्या हो गए? राज्य की ओर से व्यक्ति पर दायित्व हुए। तो व्यक्ति की ओर से राज्य पर भी दायित्व होते हैं, यह भी समझने की बात है यहां। तो इनकी ओर से क्या दायित्व हैं, अब जरा इसको समझिए। यानी व्यक्ति की ओर से राज्य पर क्या दायित्व हैं? व्यक्ति की ओर से राज्य पर दायित्व, और यह दायित्व क्या है? कि आपके पास अधिकार हैं, यानी कि व्यक्ति के सिविल और राजनीतिक अधिकार, यानी इनका क्या करे? राज्य संरक्षण करे और इनका अतिक्रमण न करे। ध्यान से आप समझिएगा, नागरिकता की विशेष बात यही है। यानी अगर नागरिक नहीं है तब भी आपको राज्य की ओर से जो दायित्व हैं उनका निर्वहन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, लेकिन नागरिक होने की वजह से राज्य पर भी आपकी ओर से दायित्व हो जाते हैं, और वो दायित्व हैं व्यक्ति के सिविल और राजनीतिक अधिकारों को लेकर के। सिविल और राजनीतिक अधिकारों का मतलब क्या हुआ? जैसे राष्ट्र प्रमुख तो हुआ आपका राजनीतिक अधिकार, तो बिना राजनीतिक अधिकार के तो नागरिकता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी नागरिकता का मतलब ही है कि आपको राजनीतिक अधिकार होना, क्योंकि इसी अधिकार की वजह से आपको सरकारी यानी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी आपको मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप तय करेंगे कि आप पर शासन कौन करेगा, तो इसमें आपकी भागीदारी हो जाती है। प्लस आपको चुनाव लड़ने की अधिकार मिल जाता है, प्लस आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। और अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो इन सब अधिकारों से आप क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, जो ये राजनीतिक अधिकार हैं। इसके साथ ही ध्यान से आप समझिएगा, आपको सिविल अधिकार भी प्राप्त हैं बहुत सारे प्रकार के। तो ये किसकी वजह से हैं? नागरिकता की वजह से। अब ध्यान से आप समझिएगा, अब यहां राज्य की बात आ रही है, यानी नागरिकता क्या कर रही है? राज्य और व्यक्ति के रिलेशन को विनियमित कर रही है कि भाई राज्य की ओर से व्यक्ति पर कुछ जिम्मेदारी डाली गई है, और जिन जिम्मेदारियों का हर हाल में उसे अनुपालन करना होगा, और अगर नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये तो हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन नागरिकता की वजह से व्यक्ति की ओर से भी कुछ जिम्मेदारियां राज्य पर आ जाती हैं, और हर हाल में राज्य को इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। और ये जिम्मेदारी क्या है? कि नागरिक यानी उस व्यक्ति के पास जो नागरिक है उसको राजनीतिक अधिकार होते हैं और उसको सिविल अधिकार होते हैं। इनका वो किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करेगा। तो ये हुआ नागरिकता का।
अब आ जाइए, अब संघात्मक जो प्रणाली होती है, संघात्मक, तो इसमें दो राज्य व्यवस्था होती हैं। एक क्या हो गई पूरे देश के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सरकार या संघ सरकार, और दूसरी क्या है, प्रांत स्तर पर आपके कौन हो गई, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो जब संघात्मक प्रणाली में दो राज्य व्यवस्थाएं होंगी तो ऐसी स्थिति में आपकी दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए इस प्रांत का, और यह भी प्रांत है, यह भी प्रांत है, यह भी प्रांत है, और यह हो गया आपका संघ। तो देखिए, प्रांत का जो निवासी है, इसका जो व्यक्ति है, यानी निवासी है इसका, राइट, या जो यहां पैदा हुआ है, तो एक तो इसके पास इसकी नागरिकता होगी, और चूंकि वो इस राज्य के अंतर्गत भी आता है, केंद्र स्तर का है, जो पूरे देश के लिए जो राज्य की भूमिका निभा रहा है, तो इसकी भी उसके पास नागरिकता होती है। अब इसका वजह क्या हुआ, ध्यान से आप समझिए, ये जो संघ है, ये इस पर कुछ बाध्यताएं, संघ सरकार की ओर से इस पर बाध्यताएं होंगी कि भाई इसके द्वारा बनाए गए कानूनों का आप अनुपालन करें, इसके द्वारा जो टैक्स डिसाइड किया गया है उसे समयबद्ध तरीके से क्या करें, आप अनुपालन करें, राइट, और कानूनों का विश्वास पूर्वक आप क्या करें, अनुपालन करें, और दूसरे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं का आप क्या करें, सम्मान करें। ठीक इसी प्रकार से जो प्रांत स्तर का जो राज्य होगा, प्रांतीय स्तर का, तो इसकी ओर से भी इस व्यक्ति पर दायित्व होंगे, क्योंकि इसने, इसकी भी सदस्यता है इसके पास में, क्योंकि ये भी तो एक स्टेट हो गया। तो अब ध्यान से आप समझिए, ये इस पर बाध्यताएं हैं। तो अब चूंकि नागरिक दोनों का है, तो इसकी ओर से संघ पर भी कुछ बाध्यता होगी और राज्य पर भी कुछ बाध्यता होगी, यानी संघ सरकार भी इसे क्या देगी, सिविल और राजनीतिक अधिकार देगी, और उस प्रांत की जो सरकार है, प्रांत है, वो भी इसे सिविल और राजनीतिक अधिकार देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोहरी नागरिकता में एक व्यक्ति जिस प्रांत का निवासी है या जिस प्रांत में वो पैदा हुआ है, उस प्रांत की उसके पास नागरिकता होती है, और उस नागरिकता की वजह से प्रांतीय स्तर पर वो सिविल और, ध्यान से आप समझिए, राजनीतिक अधिकार का उपभोग करता है, और फिर वो संघ सरकार के दायरे में भी आ रहा है, तो संघ सरकार की ओर से भी उसको राजनीतिक और सिविल अधिकार होते हैं जिनका वो उपभोग करता है। तो यानी उसके पास दो स्तर की, यानी दो स्तर की उस पर राज्य की बाध्यताएं हो गई, तो दो स्तर की उस पर क्या हो गई, अधिकार भी हो गए, यानी केंद्र स्तर के पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो ये दो प्रकार के अधिकारों का उपभोग करता है, किसमें, आपकी दोहरी नागरिकता में। अब आइए भारत के मामले में, अगर हम भारत की बात करें, ध्यान से आप समझिएगा, भारत में बात करें तो भारत में संघात्मक प्रणाली को अपनाया है, आधार तय संघात्मक शासन है, और आप देख रहे हैं कि एक हो गई आपकी केंद्र सरकार और दूसरी हो गई आपकी प्रांतीय सरकार, या जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, राज्य सरकार। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहां पर भी दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार की भी नागरिकता और राज्य सरकार के मामले में भी। लेकिन और
ध्यान दीजिए, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा भी है। अब ध्यान से आप समझिएगा, इन दोनों के मामले में अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो हमने क्या किया है कि इसके साथ हमने इकहरी नागरिकता दी है। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि आपको इसके प्रति, ध्यान से आप समझिएगा, किसके, केंद्र सरकार के प्रति आपको सदस्यता लेनी है। यानी आपको जो निष्ठा है, जो शपथ ग्रहण, यानी जो निष्ठा की बात करते हैं नागरिकता के तहत कि भाई किस राज्य के प्रति आप निष्ठावान रहेंगे, तो आप संघ के प्रति निष्ठावान रहेंगे, उसकी व्यवस्था है आपकी, यानी इकहरी नागरिकता के तहत। यानी राज्य की अलग से आपके पास नागरिकता नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है, प्रश्न यह है कि जब संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं और उसमें दोहरी नागरिकता होती है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इकहरी नागरिकता क्यों दी, इकहरी नागरिकता देने की क्या वजह थी? तो ध्यान से आप समझिएगा कि नागरिकता का संबंध किससे है? नागरिकता राज्य पर व्यक्ति की ओर से राजनीतिक और सिविल अधिकार की बात करती है। यानी राज्य इन राजनीतिक और सिविल अधिकारों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा। यानी जब आपकी ओर से बाध्यताएं हैं तो आप पर भी व्यक्ति की ओर से बाध्यताएं हैं। अब राजनीतिक और सिविल अधिकार होंगे। अब आ जाइए, हमने इकहरी नागरिकता क्यों दी हमारे संविधान निर्माताओं ने? तो अब जरा भारत की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कि भारत लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें भौगोलिक विविधता तो है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक विविधता व्यापक है। अब अगर हम दोहरी नागरिकता दे देते तो क्या होता? दोहरी नागरिकता में जैसे मान लीजिए ये दक्षिण का राज्य है, ठीक, ये आपके पूर्वोत्तर हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य आप ले लीजिए, राइट नाउ। ये मध्य स्तर में आप आ जाइए, J&K में आप चले जाइए। आप देख रहे हैं कि यहां की सांस्कृतिक परिस्थितियों में और यहां की सांस्कृतिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, यहां की सांस्कृतिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह गहनता से विचार किया था कि भाई इस देश की ध्यान से आप समझिएगा कि एकता और अखंडता जरूरी है, राइट नाउ। क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है, और अगर देश ही नहीं रहेगा, अगर इसके ही विखंडन हो जाएगा तो क्या मतलब रह जाता है, राइट। तो एकता और अखंडता को मैनेज करने के लिए, अब एकता और अखंडता कैसे मैनेज होगी? तो भाई इसके लिए अधिकारों को लेकर के भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अधिकारों को लेकर के भिन्नता का मतलब यह हुआ कि चाहे व्यक्ति पूर्वोत्तर में हो, या व्यक्ति दक्षिण में हो, या व्यक्ति आपके उत्तर पश्चिम में हो, या मध्य में, यानी भारत के अंदर कहीं भी पैदा हुआ है, कहीं भी निवास करता है, तो उसके राजनीतिक और सिविल जो अधिकार हैं
ये एक समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। राजनीतिक और सिविल अधिकार कैसे होने चाहिए? एक समान। तो इससे एकता का भाव रहेगा, यानी नागरिक से नागरिक कोई भेद नहीं होगा। संविधान निर्माताओं को यह अनुभूति थी कि यदि हम इकहरी नागरिकता नहीं देंगे और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर देंगे तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जो प्रांत हैं वो मतदान करने के अधिकार को लेकर के, पहली बात, दूसरी बात, यानी मतदान के अधिकार को लेकर के सरकारी नौकरियों के मामले में अधिकार को लेकर के, यानी मतदान करने के अधिकार को लेकर के, सरकारी नौकरियों के मामले में अधिकार को लेकर के, राइट, व्यापार व्यवसाय के अधिकार को लेकर, यानी इत्यादि, इनको लेकर वो अपने प्रांत के नागरिकों को क्या कर सकता है, यानी दूसरे प्रांतों के सापेक्ष वो अपने प्रांत के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हो सकता है अलगाववाद को बढ़ावा मिले। किसको? अलगाववाद को। और अगर अलगाववाद को बढ़ावा मिला तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि फिर विखंडनकारी प्रवृत्तियां प्रबल होंगी और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि भाई ठीक है, हम अब संघ के साथ नहीं रहेंगे, हमें आप क्या कर दीजिए, अलग देश बना, अलग राज्य बना दीजिए हमारे लिए, यानी भारत से पृथक कर दीजिए हमें। इस तरह की भी मांग उठ सकती है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं का यह स्पष्ट मत था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यह सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। अतः हो सकता है कि प्रांत दूसरे प्रांत के नागरिकों के सापेक्ष मतदान के अधिकार को लेकर के, सरकारी नौकरियों के अधिकार को लेकर के, व्यापार व्यवसाय के अधिकार को लेकर के, राइट नो, कुछ प्रतिबंध लगा दे या वह कुछ अलग से अहर्ताएं निर्धारित कर दे जो वो पूरी न कर सकें, यानी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। और ये अगर दिक्कतें आई तो ये एकता और अखंडता के मार्ग में एक गंभीर चुनौती होगी और यह चुनौती स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उन्होंने इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया और इकहरी नागरिकता का प्रावधान करते हुए उन्होंने क्या प्रोविजन दे दिया कि आप चाहे किसी भी प्रांत में पैदा हुए हों, किसी भी प्रांत के निवासी हों, आपके राजनीतिक और सिविल अधिकार एक समान होंगे। हां, कुछ उसमें परिस्थितियों के आधार पर हमने प्रिविलेज देने का प्रावधान कर दिया है, जैसे कि एसटी एरियाज को आप ले लीजिए, या सरकारी नौकरी में निवास संबंधी प्रावधान को लेकर के कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन बाकी सब मामलों में आप देखेंगे कि चाहे वो तमिलनाडु में हो या वो केरल में हो या वो नागालैंड में हो या वो जम्मू कश्मीर में हो, राइट, या वो उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में हो, यानी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों को एक समान राजनीतिक और सिविल अधिकार हैं। यानी कि भाग 3 में जो मूलाधिकार दिए हुए हैं वो थ्रू आउट द टेरिटरी क्या है, आपके एक समान हैं सबके लिए। और राजनीतिक अधिकार की अगर आप बात करें तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ ही मतदाता सूची में आपका नाम हो जाएगा, यानी वयस्क मताधिकार का अधिकार है। और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट नाउ, इसमें नागरिक से नागरिक कोई भेद नहीं हो सकता। सरकार, राज्य सरकार अलग से इसमें कोई अहर्ता नहीं थोप सकती। ध्यान दीजिएगा इस बात को, राइट। यानी जैसे अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और अभी आपका ट्रांसफर हो जाता है केरल में, तो पता चला कि आप दिल्ली में आप अपने वोटर कार्ड को क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए,
राइट, और केरल में जाकर के जिस एरिया में आप निवास करेंगे वहां की मतदाता सूची में आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखवाएंगे। तो जिस तरह से आपको दिल्ली में वहां के स्थानीय निकायों में वोट देने का अधिकार प्राप्त था, आपको एमएलए का वोट देने का अधिकार प्राप्त था, आपको एमपी का वोट देने का अधिकार प्राप्त था, सेम वही अधिकार आपको कहां मिलेगा, आपको केरल में मिलेगा। वहां पर भी आप स्थानीय निकायों में मतदान करने का अधिकार होगा आपको, राइट। अच्छा, एक और खास बात है यहां पर कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट ना, आपको जैसे चुनाव लड़ने के अधिकार की बात करें तो जो एमपी के लिए अहर्ताएं दी हुई हैं, उन अहर्ताओं को अगर आप पूरा करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां के निवासी हैं। आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। एमएलए का, एमपी का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राइट, स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, राइट। लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर जो सामान्य कानून हैं, उन सामान्य कानूनों के दायरे में रहते हुए, तो वो तो विनियामक ही हो गया, वो तो विनियमन किया जा रहा है सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो इकहरी नागरिकता देने की वजह क्या थी, यानी संघात्मक प्रणाली में केंद्र और राज्य दो स्तर, दोहरी राज्य व्यवस्था हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोहरी नागरिकता होती है। भारत में भी दो स्तर की सरकार हो गई, आपकी दोहरी राज्य व्यवस्था हो गई। लेकिन इसके बाद हमने इकहरी नागरिकता क्यों दी, क्योंकि हम अपने देश में एकता और अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, एकता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इसलिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम अपने सभी नागरिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य कोई विभेद किए बिना एक समान सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से, ताकि कोई राज्य सरकार, राइट नाउ, अपने यहां पर इन अधिकारों को लेकर के कुछ ऐसे प्रतिबंध न लगा दे जिससे कि दूसरे प्रांत के नागरिकों को उसमें भागीदारी का अवसर प्राप्त ना हो। जैसे अभी मान लीजिए आप किसी भी प्रांत में निवास करते हैं, आज की इकहरी नागरिकता क्या है, किसी भी प्रांत के आप निवासी हैं, और अगर मान लीजिए आपके स्टेट सिविल सर्विसेज का विज्ञापन निकला हुआ है पश्चिम बंगाल का, तो आप पश्चिम बंगाल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, केरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप गुजरात के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप निवासी कहां के हैं, मान लीजिए उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के निवासी होने के बावजूद भी आपको, उस राज्य के निवासी होने के बावजूद भी, चूंकि इकहरी नागरिकता होने की वजह से थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसी भी कमीशन का एग्जाम देने के लिए क्या है, आप एलिजिबल हैं। किसी भी सरकारी नौकरी हो किसी भी प्रांत की, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। हां, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि निवास संबंधी अहर्ता बोल दें कि भाई वहां का निवासी होना जरूरी है, ऐसा हो सकता है कुछ मामलों में, तो वो अपवाद स्वरूप हो गया, राइट। अदरवाइज ऐसा किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। तो आशा करता हूं कि संघात्मक प्रणाली के साथ इकहरी नागरिकता क्यों अपनाई गई, यह अवधारणा आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ आज की हमारी जो अवधारणात्मक बातचीत है वो पूर्ण होती है। और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए किसी विषय वस्तु पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। और आप अभी देख रहे हो या आप बाद में देख रहे हो और टॉपिक को समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है या कुछ आपको जानना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो जारी हो गया तो आपको समझ में आए या ना आए, अब ये आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी कोई भी असुविधा होती है तो आप बेहिचक होकर के हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो आज की जो टॉपिक था हमारा कि संघात्मक प्रणाली के साथ इकहरी नागरिकता क्यों, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के जो अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर के हम आते रहेंगे, उसकी क्लैरिटी को लेकर के। आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।